अब हम चालू करने जा रहे हैं ओशियनोग्राफी, जो कि है पेपर 1 का जो थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, वो है ओशियनोग्राफी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस ओशियनोग्राफी में हम जानेंगे कि जो जो समुद्र के अंदर का जो फीचर्स है वो क्या है, कैसा है। क्या समुद्र के अंदर जो जमीन है वो एकदम प्लेन है, कि उसमें भी आपको माउंटेन नजर आता है, या क्या चीज है। तो उन सब चीज का जो पढ़ाई है, ठीक है, वो हम जानेंगे, उन सब चीजों को हम करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये ओशियन बॉटम रिलीफ क्या होता है। ओशियन बॉटम रिलीफ मतलब समुद्र के अंदर, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये समुद्र के अंदर का जो हिस्सा है, ये जैसे ये सी लेवल है, ठीक, और ये उसके अंदर का हिस्सा है। तो अंदर का हिस्सा पूरा प्लेन नहीं होता। प्लेन नहीं होता, उसमें भी कहीं पे आपको माउंटेन नजर आएंगे, टेबल लैंड नजर आएंगे, ठीक है, ट्रेंचेस नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समुद्र के अंदर में भी होता है, प्लेन नहीं होता, ठीक। तो सबसे पहले इसका हम ये जो ओशियन बॉटम रिलीफ है, इसका कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो आपका जो ओशियन बॉटम रिलीफ है, ये बना रहता है पूरा ओशियन क्रस्ट से, ठीक है। जो कि ओशियन क्रस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि वो किस रॉक का बनता है, वो बनता है आपका बेसल्टिक रॉक का, ठीक। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है, उसका जो थिकनेस है वो लगभग होता है 1 से 3 किलोमीटर, ठीक। और बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है, और थिकनेस भी उसका हाई रहता है ना। अब ये जो ओशियन फ्लोर है, ठीक, ये जो है ये फ्लैट नहीं होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब कहीं पे उठा हुआ हिस्सा है, कहीं पे मैग्मा निकल रहा है, कहीं पे प्लेटू जैसा सी टेबल लैंड बना हुआ है, कहीं ट्रेंचेस है, सी माउंटेन है, इस तरीके से, ठीक। तो इस जो समुद्र के अंदर में जो रिलीफ फीचर्स हैं वो ज्यादा है, ज्यादा डाइवर्सिटी है समुद्र के अंदर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट में जितना डाइवर्सिटी नहीं है, उससे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको ओशियन के बॉटम में मिलेगा, ठीक। और क्या चीज है, हाँ, एक चीज और याद रख लीजिए कि जो 3/4 जो ग्लोब है वो पानी से घिरा हुआ है ना, मतलब लगभग 71%। और जो हाइड्रोस्फीयर है, मतलब ये जो पानी वाला जो एरिया है, वो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ उसके साइज और लोकेशन, ठीक है। जैसे आपका आता है आइलैंड सी, स्मॉल आइलैंड सी, ठीक है, बेस, ये सारा चीज एक तरह से हाइड्रोस्फीयर है, जो कि एक तरह से क्या बोलते हैं, कैटेगराइज किया गया है उसके साइज और लोकेशन के बेसिस पे। ये जो अंदर का जो क्या बोलते हैं ओशियन का जो फ्लोर है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं जो रिलीफ है इसके अंदर, तो ये क्या होता है, ये पहले क्या सोचते थे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, कि ये पूरा प्लेन रहता है, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि सबमरीन बनने के बाद में जब क्या बोलते हैं स्टडी किया गया, ठीक है, और सोनार जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जब क्या बोलते हैं, दो चीज, सबमरीन और सोनार टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल करके जब देखा गया कि जो ओशियन का जो बॉटम है वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं है, ठीक है। उसमें भी कई सारे रिलीफ फीचर नजर आते हैं। तो उस समय पे पता चला कि ओशियन का जो बॉटम रिलीफ है उसमें भी कई सारा डाइवर्सिटी है, ठीक। अब जानते हैं कि ये जो ओशियन बॉटम रिलीफ है, ठीक है, इसमें कितने डिवीजन है, इसमें और क्या क्या टाइप्स है, ठीक। तो ये जो ओशियन बॉटम रिलीफ है ये 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक। पहला है आपका ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक। उसके अंदर और भी 3 पार्ट है, ठीक। तो पहले भी मैं आपको ये 3 चीज बता देता हूँ कि ये जो ओशियन बॉटम रिलीफ है उसमें क्या क्या टाइप्स है। ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, टाइप्स में नहीं, मतलब कितने भाग में बटा हुआ है। फिर आता है आपका डीप ओशियन प्लेन, और तीसरा आता है आपका मिड ओशियनिक रिज। तो ये मिड ओशियनिक रिज तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। डीप ओशियन प्लेन जो है ये आपका ट्रेंचेस ये सब आता है, डीप्स एंड ट्रेंचेस वो है, उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी। और ये जो चीज है ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन, ठीक, तो इसको मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। तो जो ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन होता है ये 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक, कुछ इस तरह से। ये यहां पे देख लीजिए, ये रीजन है ना, ये हो गया। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और ये जो स्टेप स्लोप दिख रहा है ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक। और यहाँ पे जो कि एक तरह से क्या बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे मिल रहे हैं, वो कहलाता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक। अब इन्हीं तीनों को मैं आपको आगे समझाते जाता हूँ एक एक करके।
अब जानते हैं ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है ये क्या होता है। तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इसमें क्या है, ये वही आपका क्या बोलते हैं समुद्र के पास में ये जो इतना हिस्सा है वो, ये तो याला तो आपका वो हो गया क्या बोलते हैं स्लोप, ठीक है। फिर यहाँ पे राइस है, तो ये जो हिस्सा है इसको हम जानेंगे, ठीक है। ये सी लेवल है, ठीक है। और ये ऐसी लाइन में ऐसी खींच देता हूँ, ये सी लेवल है ना। देखा जाए तो ये पूरा समुद्र है ऊपर तक, है ना। तो ये हिस्सा है, अभी मैं इतना हिस्सा को ही बता रहा हूँ कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो यहाँ पे क्या क्या होता है इसको मैं आपको लाइन से बताता रहता हूँ। पहला चीज, ये जो जो कॉन्टिनेंट का जो मार्जिन है, ठीक है, ये थोड़ा सबमर्ज हो जाता है समुद्र के अंदर में। कितने डिग्री में? लगभग 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री के एंगल में ये मतलब एक तरह से स्लोप हुआ रहता है। स्लोप नहीं मतलब हल्का सा झुका रहता है, हाँ स्लोप हुआ रहता है, ठीक। दूसरा चीज, इसका जो गहराई होता है वो होता है लगभग लगभग 200 मीटर, है ना। ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इसका जो गहराई है लगभग 200 मीटर तक रहता है, मतलब आपका 0 से लेके 200 मीटर के बीच में रहता है। अब इसमें क्या क्या चीज आता है? पहला चीज, ये सबसे सेलोएस्ट पार्ट है। मतलब सेलोएस्ट पार्ट का मतलब होता है कि भाई ज्यादा गहरा नहीं रहता ये। दूसरा होता है ये फोटिक जोन है। फोटिक जोन का मतलब होता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। मतलब इतना जो सूरज का जो रेस आ रहा है ना, लाइट आ रहा है, वो इतना अंदर तक गहराई तक आता है, नजर आता है, ठीक है। मतलब सूरज का जो रेस है अंदर तक पड़ता है इतना गहराई तक, ठीक। अब इसके वजह से क्या होता है, फोटिक जोन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो मैराइन लाइफ है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहती है, ठीक है। मैराइन लाइफ में क्या क्या आता है, जैसे आपका जो प्लैंकटन्स होते हैं, या फिर जो क्रैब्स केकड़े वेकड़े हो गए, या मछलियां हो गई, तो ये सारे इस रीजन में बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। दूसरा चीज इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको बायोजिनस मिलेंगे। बायोजिनस मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी मैराइन लाइफ है, ठीक है, जो भी चीज मैंने अभी बताया, जैसे मछली हो गया या प्लैंकटन्स हो गए, यहाँ पे जो भी समुद्र के अंदर में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो जो सारे जब मर जाते हैं, ठीक है, तो मरने के बाद में जो उसके सेडिमेंट्स है वो इस रीजन में पाए जाते हैं, तो उस सेडिमेंट्स को हम कहते हैं बायोजिनस, ठीक। अब जानते हैं कि टेरेजिनस क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे समुद्र में जब लहर आता है तो लहर की वजह से क्या होता है कि जो जमीन है उसमें एक तरह से टकराता है वो लहर, ठीक है। और क्या होता है, वहां से जो सेडिमेंट होता है वो इकट्ठा हो जाता है इस एरिया में, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका टेरिजिनस, ठीक। अब क्या होता है, अब इसी रीजन में सबसे ज्यादा मतलब यानी 90% जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो इसी रीजन में ही पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही, ठीक। और जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो बॉम्बे हाई हो गया, गल्फ ऑफ कैम्बे हो गया, पर्सियन गल्फ हो गया, नॉर्थ सी, बेरेंट सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्वेगन सी, ये सारे इन सब रीजन में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वहां पे आपका पेट्रोलियम रिजर्व वहां पे आपको मिलेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में पेट्रोलियम रिजर्व मिल जाता है। और क्या चीज होता है यहाँ पे हाँ, जैसे सल्फर जो है देखा जाए तो जमीन में बहुत ही कम मिलता है, तो सल्फर जो है इस रीजन में आपको मिल जाता है, ठीक। आप जानते हैं ये प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि जैसे समुद्र के जो लहर होता है उस लहर की वजह से क्या होता है कि समुद्र के किनारे में जो पत्थर होते हैं वो टूट टूट के जो मिनरल्स हैं वो, मतलब पहले तो रॉक रहता है, वो रॉक जो होता है वो वेदरिंग होता है, ठीक है। किस वजह से वेदरिंग होता है? लहर की वजह से, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, ठीक। तो वेदरिंग की वजह से क्या होता है, रॉक टूटने लगते हैं और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे जाके इसी जगह में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इस रीजन में आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मिनरल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो यही जो मिनरल्स है इसी को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जो मोनेजाइट सैंड होता है जो कि थोरियम का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। मोनेजाइट सैंड जो है जो कि थोरियम का सबसे बड़ा सोर्स है, वो केरला के कोस्ट में मिलता है, ठीक है। ये एक हो गया एग्जाम्पल। फिर होता है जैसे गोल्ड हो गया, वो अलास्का में मिलता है, जिरकॉन ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में, डायमंड साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये सारे जो प्लेसर डिपॉजिट है ये कहीं ना कहीं इस रीजन में मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम मिलता है जो कि लिस्ट सॉल्युबल होता है ओशियनिक वाटर में, वो वहां पे मिल जाता है पर्वियन कोस्ट में, ठीक है।
तो इस तरीके से कई सारे प्लेसर डिपॉजिट इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं। अब जानते हैं कि इसका जो ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है। ठीक, तो इसको लाइन से एक एक करके मैं आपको समझाते जाऊंगा ये क्या चीज होता है। पहले हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, इसका जो ओरिजिन है वो कैसे होता है। तो वो होता है आपका मैराइन इरोजन या फ्लूवियल डिपॉजिट। ठीक, मैराइन इरोजन मतलब जैसे मान के चलिए कि जो लहर आ रहा है, मैराइन वेव्स आ रहा है, करंट्स हो रहे हैं समुद्र के अंदर में, वो क्या करते हैं, इरोड करने लगते हैं जो जमीन है, कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म है उसको, और उसके जो सेडिमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करके रख देते हैं आपका उस रीजन में। ठीक है, साथ ही साथ ये फ्लूवियल डिपॉजिट क्या होता है कि भाई वो जैसे नदी वदी है वहां से बहते हुए आ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये हो गया आपका फ्लूवियल डिपॉजिट, है ना। वैसे ही सेम ये रिवर डिपोजिशन भी वही है कि भाई यहाँ पे वेव इरोजन की वजह से नहीं, रिवर जो है कई सारा मतलब आपका जो इरोडेड मटेरियल है बहा के लेके आता है और यहाँ पे इकट्ठा कर देता है, तो इस वजह से आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है। ठीक, तीसरा है आपका सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट मार्जिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको कन्वेक्शन करंट थ्योरी बताया था ना, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो आपका प्लेट्स है, जैसे ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, तो जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर होता है, ठीक है, या फिर कन्वर्ज होता है एक दूसरे से। अगर ये उल्टा घूमे तो, अगर ये इस डायरेक्शन में घूमे तो कन्वर्ज होगा, ठीक है, एक दूसरे के अंदर घुसेगा तो कंप्रेसिव फोर्स होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना, वो अंदर घुसने लगता है, तो इसके वजह से भी आपका क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्रिएट होता है ना, मतलब ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो थोड़ा अंदर घुस गया, तो उसकी वजह से आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप, ठीक है, ओरिजिन का। चौथा होता है टेक्टोनिकली फॉर्म्ड। टेक्टोनिकली फॉर्म्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि कुछ भूकंप वाला एक्टिविटी हो रहा है ना, मतलब दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट का जो मार्जिन है वो वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। फॉल्ट मतलब यानी कि एक तरह से क्रैक आ जाता है, ठीक है। अब क्रैक आने की वजह से क्या होता है कि कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा जो होता है वो सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर में, ओशियन वाटर के अंदर में घुस जाता है, ठीक है। तो उसके उस वजह से आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्रिएट होता है। तो ये हो गया आपका टेक्टोनिकली फॉर्म्ड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फिर आता है आपका पांचवा, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, इसमें इस थ्योरी में क्या होता है कि एक जोग्राफर है आर ए डाली करके, DALLY, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो प्लिस्टोसेन जो एरा था, मैंने बताया था ना आपको जियोलॉजिकल टाइम, उसमें से एक होता है ना प्लिस्टोसेन एरा, ठीक है, जो कि आइस एज का समय था। तो इन्होंने कहा कि जब आइस एज का समय चल रहा था ना, तो समुद्र का जो लेवल है, ठीक है, ये जैसे है, तो समुद्र का जो लेवल जब ऊपर था तो वो कहीं ना कहीं नीचे हो गया आइस एज आने की वजह से, है ना। अब आइस एज आने की वजह से जब जब समुद्र का लेवल नीचे हुआ, तो इसने क्या किया, क्या बोलते हैं, आइस एज में कि जो बर्फ जमे थे उसकी वजह से क्या हुआ, पिघलने लगा और इरोजनल एक्टिविटी होने लगा इस कॉन्टिनेंट में, और वो उसको घिस के एक तरह से कॉन्टिनेंटल सेल्फ बना दिया, ठीक है। फिर आगे चल के जैसे ही पूरा बर्फ पिघल गया तो जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर उड़ गया। अब इसके वजह से क्या हुआ, ये सबमर्ज हो गया। तो इस वजह से भी आपका जो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है, इसके वजह से भी आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्रिएट हुआ। ये समझ में आया ना मैंने क्या बताया, कि पहले आइस एज था, आइस एज में क्या हुआ, पानी का लेवल कम हुआ, जब पानी का लेवल कम हुआ और आइस एज चल रहा था, तो ग्लेशियल इरोजन की वजह से वहां पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्रिएट हुआ। फिर जैसे ही पूरा बर्फ पिघल गया, तो ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो क्रिएट हुआ था ग्लेशियल इरोजन से, वो सारा का सारा पानी ऊपर उठने की वजह से डूब गया, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो बना, इसे हम ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी के वजह से कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनता है, ऐसा RA डाली ने कहा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया ओरिजिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ का। फिर जो छठवा कारण है वो बोला जाता है कि कोस्टल लैंड इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग सी वेव्स है, ठीक है, वो आता है, वो एक तरह से जो भी ऊंचे चट्टान होते हैं, क्लिफ्स होते हैं, उनको टकरा के तोड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, ये जैसे ये ऊंचा एक क्लिफ है ना, और ये समुद्र है, इसका लहर आया, इसने क्या किया, लहर ने कहीं ना कहीं इस हिस्से को इरोड करके ऐसा गड्ढा सा कर दिया, है ना।
फिर और गड्ढा करता गया, फिर धीरे से ये जो हिस्सा है इसको हम हैंगिंग क्लिफ कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समय बाद ये टूट के गिर गया, तो ये जो हिस्सा है ये बचा का बचा ही रह गया नीचे वाला, है ना। तो इसके वजह से भी आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्रिएट होता है। ये समझ में आया ना कैसे होता है। ये पहले आपका कोई ऊंचा सा चट्टान है, यहाँ पे समुद्र है, ये आके टकराने लगा और इस जगह को इरोड करके ऐसा गड्ढा सा कर दिया, ठीक है, और गड्ढा सा कर दिया, फिर धीरे से ये हिस्सा टूट के गिर गया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाया आपका, जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, ये कहलाया आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो इस वजह से आपका भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ओरिजिन हुआ। तो ये भी एक तरह से थ्योरी है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज और कि इंडिया में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे बने हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक ही कारण से नहीं बना, यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग कारण से बने। जैसे आप जैसे जो गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो माउथ है, मतलब जहाँ पे नदी समुद्र पे मिलता है, वहां पे अगर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है। तो उस तरह का आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ नजर आएगा, ठीक है, जो कि ईस्ट कोस्ट में है ना। वैसी जो क्या बोलते हैं, मिदनापुर से मदुरई जो कि ईस्ट कोस्ट में है, वहां पे सेडिमेंटेशन की वजह से और सबमर्जेंस की वजह से, ठीक है, जो सेडिमेंट्स वहां पे इकट्ठा हुए हैं और सबमर्ज हुए हैं, उसकी वजह से आपको वहां पे क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बना हुआ मिलेगा। लेकिन जैसे अगर आप अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या गल्फ ऑफ मन्नार में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको कैसे मिलेगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, वो मिलेगा आपको बना हुआ कोरल रीफ का, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोरल रीफ से कैसे लैंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर आप वेस्टर्न कोस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा फॉल्टिंग की वजह से और सबमर्जेंस की वजह से, मतलब वहां का जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो टूट के अंदर की ओर धस गया है, तो उस वजह से वहां पे आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ बना है। तो इस तरीके से इंडिया में कुछ 3-4 तरीके से कॉन्टिनेंटल सेल्फ अलग अलग टाइप के मिलते हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ का ओरिजिन और कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है। अब जानते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। तो जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये मैंने बताया ना, ये आपका सेल्फ हो गया, ये स्लोप हो गया, ये राइस हो गया, ठीक है, समुद्र में इतना डूबा हुआ है। तो ये तो हम जान गए, अब इसको जानते हैं, ठीक है। ये एकदम से वर्टिकल स्टेप स्लोप होता है, यहाँ पे डिपोजिशन कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इकट्ठा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे एक चीज बनता है, वो होता है आपका सबमरीन कैनियन, ठीक है, सबमरीन कैनियन, ठीक है, एक तरह से वाटरफॉल की तरह होता है या फिर एक तरह से गड्ढा की तरह बना रहता है, ठीक है, मतलब एक वर्टिकली इरोडेड है, यहाँ पे इरोड होके एक तरह से नैरो वैली सा बनता है, ठीक है, उसे हम सबमरीन कैनियन कहते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर बनता है इसलिए सबमरीन कैनियन कहलाता है ना। और देखा जाए तो ये जैसे गंगा, इंदस नदी, मिसिसिपी, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, आपको सबमरीन कैनियन बना हुआ मिलेगा, मतलब जहाँ पे गंगा नदी समुद्र में मिलता है वहां वहां पे, है ना। या फिर जैसे इंदस नदी हो गया, मिसिसिपी नदी हो गया, ये सब चीज, ठीक है, इन जगहों में आपको ये सबमरीन कैनियन बना हुआ मिलेगा। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरह से सबमरीन कैनियन बनता है, तो कौन कौन से जोग्राफर है, किस किस तरह का थ्योरी उन्होंने पेश किया, वो मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल स्लोप में आपको सबमरीन कैनियन मिलता है, ठीक है। और एक चीज और, की जो हाईएस्ट वाटरफॉल जो होता है वो जमीन में नहीं है, वो है सबमरीन वाटरफॉल, ठीक है, जो कि डेनमार्क का जो स्ट्रेट है वहां पे पाया जाता है, ठीक। तो ये चीज भी एक चीज याद रख लीजिए कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। अब जानते हैं स्लोप के बाद आता है आपका कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, वही बताया मैंने, ये स्लोप हो गया, क्या बोलते हैं, ये सेल्फ हो गया, ये स्लोप हो गया, और जो हिस्सा है ये नीचे का सबसे, वो राइस कहलाता है, जो कि एकदम मार्जिन एरिया है, क्या बोलते हैं आपका कॉन्टिनेंट और ओशिनिक क्रस्ट के मिलने का, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉन्टिनेंटल राइस, जो कि एक तरह से ट्रांजिशन जोन है, किसके किसके बीच, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक और ओशिनिक ब्लॉक के बीच, ठीक है, ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइस, ठीक। एक चीज याद रखिएगा कि जो ट्रेंचेस होते हैं वहां पे कॉन्टिनेंटल राइस नहीं मिलते, ठीक है, ट्रेंचेस बताए ना, जो गहराई खाई जैसा होता है, वो लॉन्ग नैरो ट्रेंच, जो खाई जैसा होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइस, ठीक। तो जहां पे सबमर्जेंस होता है, सबमर्जेंस या मतलब सबडक्शन होता है, ठीक है,
तो वहां पे आपको कॉन्टिनेंटल राइस नजर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हिस्सा है अंदर की ओर घुस गया है। ठीक है, कंज्यूम हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंटल राइस है, ये जो हिस्सा है, ये नजर नहीं आता। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ट्रेंच फॉर्म हो गया है, तो वो हिस्सा कहीं ना कहीं इसी के अंदर घुस गया है। इस वजह से आपका कॉन्टिनेंटल राइस नजर नहीं आता। तो ट्रेंचेस के पास में कॉन्टिनेंटल राइस नहीं होता, एब्सेंट रहता है। अब जानते हैं ये डीप सी प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, डीप सी प्लेन को हम कहते हैं एप्सियल एबिसल प्लेन। ठीक है, ये जो डीप सी प्लेन जो होता है ना, ये लगभग एक तरह से 40% जो ओशियनिक फ्लोर होता है उसको कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है ये डीप सी प्लेन। ठीक, और क्या चीज होता है इसमें ना, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, दूसरा चीज ये होता है कि ये जो डीप सी प्लेन होता है ये बहुत बड़ा सा प्लेन एरिया होता है। ठीक है, मोस्ट एक्सटेंट। ठीक है, तो जो भी रिलीफ जोन है ऑफ ओशियन बेसिन यहाँ पे कम पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसका जो गहराई होता है वो होता है लगभग लगभग 3 से 6 किलोमीटर तक का गहराई होता है ना। और जो अटलांटिक ओशियन है उसमें जो डीप सी प्लेन है वो बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप पैसिफिक या इंडियन ओशियन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको डीप सी प्लेन ज़्यादा नजर आएंगे। डीप सी प्लेन जो होता है वो देखा जाए तो फीचरलेस होता है। मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा वो मैंने भी बताया ना कि आपको रिलीफ फीचर्स ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इसमें कुछ क्या बोलते हैं रिजेस या ग्योट्स, ये सारे नज़र आएंगे। रिजेस मतलब कुछ उठा हुआ हिस्सा, ग्योट्स मतलब छोटे छोटे पहाड़ से हिस्से या टेबल लैंड। ठीक है, ग्योट्स उसी को कहते हैं, मतलब ऊपर का हिस्सा प्लेटू टाइप का है ना, वो नज़र आएंगे। तो वो सारे कुछ कुछ जगह पे नज़र आते हैं डीप सी प्लेन में। और क्या होता है यहाँ पे आपको प्लेजर डिपॉजिट यहाँ पे मिलेगा, मतलब वही प्लांट और मैरीन एनिमल्स के जो रिमेन्स रहते हैं वो मिलेंगे आपको। इरोजनल एक्टिविटी की वजह से जो डेब्रिस है वो आपको इस डीप सी प्लेन में मिलेंगे। वॉल्केनिक डिपॉजिट मिलेगा, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी समुद्र के अंदर में जो होता है ना, वो उसकी वजह से जो भी क्या बोलते हैं मिनरल्स है वो आपको यहाँ पे पड़े हुए नजर आएंगे। ठीक, और क्या होता है डीप डीप ओशियनिक या डीप सी प्लेन में। ठीक है, डिपॉजिट्स हो गया। अच्छा हाँ, जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट है वो तो मैंने बता दिया क्या क्या डिपॉजिट यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो मिनरल्स पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, वो है आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, जिसे हम मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो नोड्यूल्स है ये देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल है। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये सारे के सारे जितने भी ओशियन है उन सभी जगहों में पाए जाते हैं, है ना। ये जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जो होता है ये एक तरह से मेटल्स का टुकड़ा है। ठीक है, स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ मेटल्स। तो ये जो मेटल है इसमें क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल है ये क्या कंटेन किया रहता है, ये आपका मैंगनीज मिलेगा, इसमें आयरन मिलेगा, सिलिकॉन मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, निकल मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, और भी कई सारे इसमें आपको मेटल्स मिनरल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इन सब नोड्यूल्स में, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव है ना, मतलब काम के लायक है, यूजफुल है। ठीक, और इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, तो इतना ही है डीप सी प्लेन में। और अब अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है, डीप सी प्लेन में ना ओशियन डीप करके होता है। उस चीज़ का मैंने पीपीटी क्या बोलते हैं पेज नहीं बनाया है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल में नहीं, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो ये होता है आपका जैसे ओशियन डीप, ये क्या होता है, ये असल में क्या होता है, गड्ढा एरिया, गहराई या खाई वाला जो एरिया होता है। ठीक है, जिसे हम डिप्रेशन या ट्रेंचेस कहते हैं ओशियन में, उसे हम कहते हैं ओशियन डीप। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो ओशियन डीप होता है ये जैसे ये बीच हो गया और ये समुद्र का हिस्सा हो गया, तो इसके पैरेलली ही ये जो डीप्स हैं या ट्रेंचेस है वो मिलेंगे, है ना, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ ये डीप्स और ट्रेंचेस, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, जैसे ये डीप्स हो गया, ये क्या है, और ट्रेंच क्या होता है। ठीक है, तो डीप जो होता है ये बहुत गहरा रहता है। ठीक है, गहरा रहता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये फैला हुआ नहीं रहता, लेस एक्सटेंसिव डिप्रेशन रहता है कि बहुत, जैसे यहाँ एक ही जगह पे एक बहुत गड्ढा सा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके पूरा एकदम लंबा लॉन्ग नैरो फैला हुआ, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका डीप।
ट्रेंचेस क्या होता है? ट्रेंचेस क्या होता है? एक लॉन्ग नैरो लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब ये जैसे ये हिस्सा है ना, ये एकदम ऐसा फैला हुआ है बहुत दूर तक, ठीक है, गहरा गड्ढा हुआ, ठीक है, ये जैसे समुद्र का हिस्सा है मान के चलिए, ठीक है। तो ये लंबा नैरो जो फैला रहता है ना, पैरेलली बीच के है, वो कहलाता है आपका ट्रेंचेस। डीप क्या होता है? ऐसा फैला नहीं रहता, वो गहरा रहता है लेकिन एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीप और ट्रेंचेस में डिफरेंस। तो ये हो गया आपका डीप सी प्लेन।